dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Wave YouTube classes for you. हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कारपोरेट अकाउंटिंग, निगमीय लेखांकन। स्टूडेंट्स, कारपोरेट अकाउंटिंग ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन लेवल पर बीकॉम ऑनर्स, बीबीए आदि कोर्सेज में एक विषय के रूप में शामिल है। वहीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में यह पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर एमकॉम एवं एमबीए कोर्सेज में भी शामिल है। इसके साथ ही कॉमर्स एवं मैनेजमेंट के वे स्टूडेंट जो यूजीसी नेट की तैयारी में लगे हुए हैं अथवा सीए, सीएस के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए भी इस सब्जेक्ट का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। वहीं जो लोग अपना करियर कारपोरेट लेवल पर अकाउंटिंग के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह ट्यूटोरियल काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। स्टूडेंट्स, जहां तक कारपोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस की बात है, इसका एक कॉमन सिलेबस है जो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज में लागू होता है। यद्यपि इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से जो सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं वह गोरखपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी और उसके डिग्री कॉलेजेस में बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है। यह पूरा सिलेबस 6 यूनिट्स में डिवाइड है। पहले यूनिट में इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को कवर किया गया है। सेकेंड यूनिट में फाइनल अकाउंट्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट्स एज पर इंडियन कंपनी एक्ट को कवर किया गया है। वहीं थर्ड यूनिट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर को शामिल किया गया है। फोर्थ यूनिट में अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सक्लूडिंग इंटर कंपनी होल्डिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन स्कीम को कवर किया गया है। पांचवी यूनिट में, फिफ्थ यूनिट में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी विथ वन सब्सिडरी ओनली। लास्ट यूनिट यानी 6th यूनिट में लिक्विडेशन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशियंसी अकाउंट्स, लिक्विडेशन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को शामिल किया गया है। स्टूडेंट्स, यूनिट वाइज सिलेबस को स्टार्ट करने के पहले कारपोरेट अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स को क्लियर करना आवश्यक हो जाता है। आइए हम लोग सबसे पहले कारपोरेट अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स को क्लियर करते हैं और जानते हैं कि कारपोरेट क्या है। व्हाट इज कारपोरेट? कारपोरेट से क्या आशय है? कारपोरेट कहते किसको हैं? स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि बिजनेस के 3 फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें पहला है सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एकाकी व्यापार जिसको कहते हैं। दूसरा जो फॉर्मेट है वह है पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी व्यापार। वही थर्ड फॉर्मेट ऑफ बिजनेस है ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, जिसे हम इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कंपनी के नाम से जानते हैं। कारपोरेट शब्द बेसिकली कंपनी का सिनोनिम्स है, कंपनी शब्द का ही पर्यायवाची है, जो एक कंपनी अथवा ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित होता है जो बड़े स्तर पर अपना व्यापार करती हैं, लार्ज स्केल में उनका बिजनेस होता है और साथ ही साथ उनकी एक सेपरेट और लीगल एंटिटी होती है, अर्थात उनकी एक वैधानिक पहचान होती है और उनमें शेयर होल्डर की संख्या ज़्यादा होती है, अधिक होती है। ऐसी कंपनीज या ग्रुप ऑफ कंपनीज को कारपोरेट कहते हैं। द वर्ड कारपोरेट मीन्स अ कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनीज डूइंग बिजनेस ऑन लार्ज स्केल हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। स्टूडेंट्स, कारपोरेट हमेशा एक कंपनी से ही संबंधित है, लेकिन सभी कंपनियां कारपोरेट या कारपोरेशन नहीं होती हैं। स्टूडेंट्स, कंपनीज कई प्रकार की होती हैं। कुछ कंपनियां होती हैं जिनमें शेयर होल्डर की संख्या बहुत कम होती है, सीमित होती है। अब तो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत 1 मैन 1 पर्सन कंपनीज को भी अलाउ किया गया है।
तो इस प्रकार देखें, छोटी कंपनियां या जिनमें शेयर होल्डर की संख्या बहुत कम होती है या छोटे पैमाने पे काम करती हैं, उनको हम लोग एक कंपनी तो कह सकते हैं, लेकिन उन्हें कारपोरेट या कारपोरेशन नहीं कह सकते। एक कंपनी को कारपोरेट या कारपोरेशन तब कह सकते हैं जब उसका बिजनेस बड़े पैमाने पे हो और उसमें शेयर होल्डर्स की संख्या ज़्यादा हो, और साथ ही साथ जो शेयर होल्डर्स हों उनके द्वारा इलेक्टेड, उनके द्वारा चयनित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी का संचालन किया जाता है या कंपनी को ऑपरेट किया जाता है। तो ऐसी कंपनियों को, लार्ज स्केल कंपनियों को कारपोरेट कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कारपोरेशन या कारपोरेट होने के लिए पहले एक कंपनी होना आवश्यक है, और चूंकि इंडिया में जो कंपनीज हैं वो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत गवर्न होती हैं, कंपनी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत चलती हैं या ऑपरेट करती हैं, इसलिए जो कारपोरेशन है उस पर भी इंडियन कंपनीज एक्ट के प्रावधान लागू हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ एक यक्ष प्रश्न उत्पन्न होता है कि कंपनी क्या है, क्योंकि यदि हम कंपनी को ठीक प्रकार से नहीं समझते हैं तो हम कारपोरेशन को भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे या कारपोरेट को भी ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि कंपनी किसे कहते हैं या कंपनी की क्या विशेषता होती है। तो आइए जानते हैं कि कंपनी कहते किसको हैं या कंपनी होती क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी का मतलब होता है, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब व्यक्तियों का संघ, जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति जिसमें शामिल होते हैं उसको हम लोग एसोसिएशन कहते हैं। तो इस प्रकार से कंपनी होने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हों, और साथ ही साथ वो इनकॉर्पोरेटेड हो। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब, इनकॉर्पोरेशन जो है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार यदि देखें तो यहाँ स्पष्ट हुआ कि कंपनी क्या है। तो कंपनी एक्ट के अंतर्गत एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, एक निगमित संघ है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। स्टूडेंट्स, कंपनी एक व्यक्ति की तरह किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। उसकी एक लीगल पर्सनालिटी होती है जो उसे कंपनीज एक्ट के द्वारा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार कंपनी की दूसरी विशेषता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी इज कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है फ्रॉम ओनर्स ऑफ कंपनी एंड मेंबर्स ऑफ कंपनी। अर्थात कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है, एक अलग अपना स्वरूप होता है जो उसके मालिकों से या उसको बनाने वालों से या उसमें पूंजी लगाने वालों से या उसके सदस्यों से या उसके एम्प्लॉइयों से अलग होता है। कंपनी अपने ओनर्स से नहीं पहचानी जाती है, कंपनी अपने स्वयं के नाम से पहचानी जाती है, उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। इसको कहते हैं कि कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी इज कंपनी हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन। स्टूडेंट्स, व्यक्ति जो है उसकी एक लाइफ होती है, एक उम्र होती है, उसकी डेथ होने के बाद उसकी पहचान समाप्त हो जाती है। लेकिन कंपनी चूंकि एक लीगल पर्सनालिटी है, इसका जन्म जो है वो कानूनी रूप से होता है और इसकी मृत्यु भी कानूनी रूप से होती है। इसका जब लिक्विडेशन कर दिया जाता है या इसको समाप्त कर दिया जाता है तब इसकी एक्चुअल में डेथ होती है, और अन्यथा की स्थिति में कंपनी जो है वो अनवरत चलती जाती है। इसकी कोई एक फिक्स एज नहीं होती है। कुछ कंपनियां जो हैं वो सैकड़ों साल से
काम कर रही हैं, उनके कितने ही ओनर आए गए, उनकी डेथ हो गई, लेकिन कंपनी अपनी जगह पे स्थिर है और कंपनी अपने नाम से चल रही है और कंपनी की पहचान उसी रूप में है। कंपनी न कभी बूढ़ी होती है, न कंपनी का बचपन में होती है, यानी इसकी कोई एक नेचुरल लाइफ नहीं होती है, यह अनंत जीविता होती है, इसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी इज कंपनी हैज़ अ कॉमन सेल। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार एक व्यक्ति की पहचान के लिए उसका फेस प्रिंट, उसकी फ़ोटो लगाई जाती है, उसके चेहरे की छाप होती है, ठीक इसी प्रकार से कंपनी चूंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक व्यक्ति की तरह है, तो कंपनी की क्या फ़ोटो होगी? चूंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बनावटी व्यक्ति है, तो इसका कोई चेहरा तो होता नहीं है, इसलिए इसकी फ़ोटो की जगह इसकी कॉमन सील लगती है, एक मुहर लगती है, इसका एक ट्रेडमार्क होता है जो कंपनी की पहचान को बताता है। तो जहाँ जिस प्रकार से व्यक्ति का फोटो हम प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से कंपनी की मुहर वहाँ पे लगती है कंपनी की पहचान के लिए। तो इस प्रकार से इन विशेषताओं को यदि शामिल करते हुए हम कंपनी की डिफिनीशन करें तो कंपनी की डिफिनीशन कुछ ऐसे बनती है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate legal entity with a perpetual succession and common seal। अर्थात कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व के साथ एक शाश्वत उत्तराधिकार एवं सर्वमुद्रा होती है। स्टूडेंट्स, कंपनी की यह डिफिनीशन प्रोफेसर एल.एच. हैने ने दी है, जो कंपनी के स्वरूप को समझने के लिए काफ़ी हद तक प्रभावी है। वहीं यदि इंडियन कंपनी एक्ट 2013 की बात करें तो इसकी सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कंपनी की डिफिनीशन करते हुए लिखा गया है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अर्थात कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी से है जो इस एक्ट के अंतर्गत, जो इस अधिनियम के अंतर्गत निगमित हो, इनकॉर्पोरेटेड हो, अथवा इस कंपनी एक्ट के पूर्व के कंपनी एक्ट जो भारत में लागू हो रहे हो उनके अंतर्गत उसका निगमन हुआ हो, उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ हो। तो ऐसी कंपनीज जो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत बनी हो वो तो कंपनी है ही है, लेकिन यदि इस एक्ट के पहले के किसी एक्ट के अंतर्गत उनका निगमन हुआ है तो वो भी कंपनी कही जाएंगी। जैसे इसके पहले के एक्ट की बात करें तो कंपनी एक्ट था जिसको 2013 ने रिप्लेस किया, वह था कंपनी एक्ट 1956। उसके पहले की यदि हम बात करें तो कंपनी एक्ट 1913 था। उसके पहले ब्रिटिश इंडिया जो था उसमें भी कंपनीज के ऑपरेशंस के लिए या कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत भी एक्ट थे जिसके द्वारा कंपनियों का निगमन होता था। तो यहाँ पर वह कंपनी जो इस एक्ट के अंतर्गत निगमित हो वो तो कंपनी है ही है, साथ ही इसके पहले के एक्ट के अंतर्गत यदि उनका निगमन हुआ है तो उसको भी यह एक्ट कंपनी के रूप में मान्यता देता है। तो इस प्रकार यदि हम समग्र रूप में बात करें तो कह सकते हैं कि कंपनी का जो लीगल डिफिनीशन है, जो कानून के अंतर्गत डिफिनीशन है, वह यह है कि कंपनी का मतलब उस कंपनी से है जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इनकॉर्पोरेटेड हो, निगमित हो, उसे हम कंपनी कहेंगे। इस प्रकार अब तक जो हम लोगों ने समझा उसके अनुसार कारपोरेट या कारपोरेशन का मतलब एक कंपनी से है और कंपनी का मतलब है कि जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। लेकिन कारपोरेट होने के लिए उस कंपनी की विशेषता यह होनी चाहिए कि वह
कंपनी बड़े स्तर पे काम कर रही हो, उसका बिजनेस जो है वो लार्ज स्केल का हो और साथ ही साथ उसमें शेयर होल्डर की संख्या भी अधिक हो और कंपनी का ऑपरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से हो रहा हो, तो इस प्रकार के कंपनी को हम लोग कारपोरेट कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं व्हाट इज कारपोरेट अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, यदि साधारण शब्दों में कहें तो अकाउंटिंग ऑफ कारपोरेट इज कॉल्ड कारपोरेट अकाउंटिंग एंड इट्स इंक्लूड्स कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए कारपोरेशन। सेकेंड इज एनालाइज देम एंड फाइंड आउट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस। थर्ड इज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड फोर्थ इज communication of result to the related parties. These are includes in corporate accounting. स्टूडेंट्स, जिस प्रकार एक सामान्य बिजनेस की अकाउंटिंग की जाती है या अकाउंटिंग सिस्टम एक सामान्य बिजनेस में जिस प्रकार के ऑपरेशंस को अंजाम देता है, ठीक वही सारे ऑपरेशंस जो है वो कारपोरेट लेवल पर भी होते हैं। लेकिन कारपोरेट अकाउंटिंग के अंतर्गत हम लोग कारपोरेट या कंपनी के जो स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं उनकी अकाउंटिंग को यहाँ सीखेंगे जो किसी अन्य फॉर्म ऑफ बिजनेस में लागू नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्पष्ट कर दें कि कारपोरेट अकाउंटिंग के अंतर्गत जो अकाउंटिंग होती है वह डबल एंट्री सिस्टम के सिद्धांतों के आधार पे होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अध्ययन के दौरान आप सबने डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ा होगा, तो यहाँ पर कारपोरेट लेवल पर भी अकाउंटिंग का जो सिस्टम होता है वो डबल एंट्री सिस्टम ही अप्लाई होता है, यानी डेबिट और क्रेडिट का जो सिस्टम है जिसमें जर्नल एंट्री है, लेजर पोस्टिंग है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी कारपोरेट अकाउंटिंग के अंतर्गत हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर ही लेखांकन करेंगे। अकाउंटिंग जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस्ड होगी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, चूँकि कंपनी जो है वो एक लीगल फॉर्मेट ऑफ बिजनेस है, एक वैधानिक फॉर्मेट है, इसलिए यहाँ पर जो अकाउंटिंग होती है वह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के जो प्रमाप हैं, लेखांकन के जो प्रमाप हैं, जो इंडियन चार्टर अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए जाते हैं, उनको कंपनी या कारपोरेट अकाउंटिंग में प्रयोग किया जाता है। कंपनी कारपोरेट अकाउंटिंग इन्हीं स्टैंडर्ड पे, इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड ऑन होता है। इसके साथ ही अभी हम लोगों ने देखा कि जो कंपनी के ऑपरेशंस होते हैं वो इंडियन कंपनी एक्ट के द्वारा गवर्न होते हैं, तो जगह जगह पे या परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में कंपनी एक्ट भी कंपनीज के स्पेसिफिक टर्म के अकाउंटिंग के लिए अपने कुछ प्रोविजंस, कुछ प्रावधान बताए हुए हैं। तो यहाँ कंपनी की जब हम अकाउंटिंग देखेंगे तो उन स्पेसिफिक अकाउंटिंग टर्म्स के हिसाब से ही, यानी जो स्पेसिफाइड बाय द कंपनीज एक्ट हैं, उनके आधार पर ही हम कंपनीज की अकाउंटिंग करेंगे। तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जो कारपोरेट अकाउंटिंग है, निगमीय लेखांकन है, वह उसके तीन आधार हैं। पहला तो उसमें जो एंट्री की जाती है या जो अकाउंटिंग की जाती है वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से होगा, और साथ ही साथ जो भी अकाउंटिंग होगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा। यदि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिस प्रकार से कंपनीज के अकाउंटिंग के संबंध में प्रमाप जारी करता है, ठीक उसी प्रकार से हम कंपनीज की अकाउंटिंग करेंगे। और साथ ही साथ अकाउंटिंग के दौरान यदि कुछ परिस्थितियों पर कंपनी एक्ट के विशेष प्रावधान यदि लागू होते हैं तो यहाँ अकाउंटिंग के दौरान हम लोग कंपनीज एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप ही
प्रावधानों के अनुसार ही लेखांकन का काम करेंगे। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि सामान्य बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है और उसका टी शेप यानी खाते के प्रकार का ही स्टेटमेंट होता है। जबकि कंपनी एक्ट में या कंपनियों की जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है वह एक स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, वो उसका एक वर्टिकल प्रारूप है जो सामान्य बिजनेस से अलग है। तो यह इसलिए अलग है क्योंकि वो डबल एंट्री के सिद्धांतों के आधार पे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कंपनीज का नहीं बनता है, वह बनता है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। कंपनी एक्ट में उसके लिए शेड्यूल दी गई हैं, उसके लिए एक प्रारूप दिया गया है, उसी प्रारूप में हमें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं, और बैलेंस शीट का जो प्रोफार्मा है उसी प्रोफार्मे के अनुसार बैलेंस शीट को बनाया जाता है और यह सामान्य अकाउंटिंग के सिद्धांतों से अलग है। इसका अध्ययन हम लोग फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज के अंतर्गत करेंगे। स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपके समझ में आ गया होगा और यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि यह वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।